ये क्लास 10 का हिस्ट्री है और हिस्ट्री का चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये टॉपिक 4 है। टॉपिक 1 2 3 हम पहले करा चुके हैं, वीडियो इसका अवेलेबल है 1 2 3 का। ये टॉपिक 4 हम लोग आज पढ़ाएंगे। इसमें हमको पढ़ना है रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकनॉमी। वर्ल्ड इकनॉमी को कैसे बनाया गया। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, तो ब्रिटेन वुड को भी बनाया गया। ब्रिटेन वुड ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूट में दो चीज़ आता है, दो चीज़ को बनाया गया था इंस्टीट्यूट को। पहला IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था। ये क्यों बनाया गया था, पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों बनाया गया था। तो सेकंड वर्ल्ड वार में डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर फर्स्ट वर्ल्ड, ये सेकंड वर्ल्ड वार जो था ये फर्स्ट वर्ल्ड वार से अलग था। क्यों था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में बॉर्डर पे ही लड़ाई होती थी, ज़्यादातर बॉर्डर पे लड़ाई हुआ। और सेकंड वर्ल्ड वार में जो सिविलियंस थे बहुत ज़्यादा मारे गए थे और जिससे इकनॉमी बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वार में क्या होने लगा कि बम गिरने लगा, बम से इंडस्ट्री, जो घर, बहुत सारा जो इकनॉमी का बर्बादी हुआ था। अब उसको रिकवर करना था सेकंड वर्ल्ड वार में जो भी बर्बादी हुआ था। तो US ने क्या किया, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर से वो रिकवर हुआ। पहला फैक्टर है कि US एमर्जेंस एज द डोमिनेंट कंट्री, और इकोनॉमी, पॉलिटी, मिलिट्री, सब जो वेस्ट में पावर था किसके पास था, US के पास था। US के पास था। ओके, US के पास था। अब यहाँ पे सेकंड जो था फैक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन फ्रॉम ए एग्रीगेट इकनॉमी इनटू ए वर्ल्ड पावर। अब क्या हुआ कि सोवियत यूनियन, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम में USA जो वेस्ट में सबसे ज़्यादा ताकतवर में था, और इधर जो यूरोप में सोवियत यूनियन जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, एग्रीगेट इकनॉमी को वो चेंज करना शुरू किया। एग्रीगेट इकनॉमी इसे बोलते हैं जिससे एग्रीकल्चरल से जो पैसा आए, तो एग्रीकल्चरल से जो पैसा आए उसमें बहुत कम बेनिफिट होता है, उससे इकनॉमी नहीं सुधर सकता। इसीलिए इसने क्या किया, एग्रीगेट इकनॉमी को बदलना शुरू किया। अब एग्रीगेट इकनॉमी जैसे एग्रीकल्चरल से पैसा ना कमा करके ये दूसरे जगह पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा कमाना शुरू कर दिया। द वर्ल्ड लीडर मेट एंड द डिस्कस। अब वर्ल्ड के जो बहुत सारे लीडर्स थे, जो ताकतवर जो कंट्री के लीडर्स थे, उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे इस इकनॉमी को फिर बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट आता है कि पहला जो है प्रिजर्वेशंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो इकोनॉमिक से उस स्टेबल हो जाए, मतलब ऐसा नहीं हो किसी चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया या किसी चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब किसी चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसका डिमांड कम हो जाएगा, किसी चीज़ का दाम बहुत तेज़ी से घट जाएगा तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। तो इकोनॉमिक्स लोग बोले कि अगर मास ज़्यादा हो, मास को कंट्रोल करना है, मास प्रोडक्शन कांट बी सस्टेन्ड, मतलब मास प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन कंजप्शन नहीं हो रहा है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। जितना मास प्रोडक्शन हो उतना ही मास कंजप्शन भी होना चाहिए। तो ये इससे स्टेबिलिटी आएगा इकोनॉमी में। और जैसे स्टेबल एम्प्लॉयमेंट भी स्टेबल होगा कि सबको जॉब लगना चाहिए। मास अगर कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा चाहिए। दूसरा है इकोनॉमिक्स लिंक्स विद आउटसाइड वर्ल्ड शुड बी वेल रेगुलेटेड ऑन ए फ्लो ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड लेबर। तो इकोनॉमिक्स जो लिंक है आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब जो लोग गरीब कंट्री हैं वहाँ पे इकोनॉमी ख़राब है तो वहाँ से जो लेबर्स को या रॉ मटेरियल को उस या कैपिटल, जो अमीर लोग हैं वहाँ से पैसे को एक्सचेंज करना एक जगह से दूसरे जगह, उसमें लिंक लगाना बहुत ज़रूरी है। लेबर को, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब में बहुत चीप लेबर मिल जाते हैं। तो जो सऊदी अरब है या दुबई है वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से सस्ता लेबर ला करके यहाँ पे अपनी इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। तो ये ज़रूरी है। अब ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। देखो, इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था जुलाई 1944 में। यूनाइटेड नेशन ने एक मॉनेटरी फंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस रखा था। ये जो है फाइनेंस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ कि
ये यूएसए का एक जगह है, न्यू हैम्पश्री, ठीक है, ये यूएसए में है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसमें क्या, कॉन्फ्रेंस में दो इंस्टीट्यूट को बनाया गया। पहला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग आईएमएफ बोलते हैं, और दूसरा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, सबको जानते होंगे वर्ल्ड बैंक को। इसमें डील हुआ कि एक्सटर्नल सरप्लस एंड डिप्लीस ऑफ इट्स मेंबर, इसमें जो मेंबर्स होंगे वो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए पहला चीज़ जो है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन वाज सेटअप एट नोन एज द वर्ल्ड बैंक। अब एक इंटरनेशनल बैंक बनाया गया, उस इंटरनेशनल बैंक को ही हम लोग वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था, ठीक है, कि इकनॉमी को कैसे अच्छे से अच्छा बना सके पहले के जैसे। इसमें डील किस चीज़ के बारे में होता था, तो फाइनेंशियल पोस्ट वार रिकवरी। देखो हम दो चीज़ बोले हैं, अच्छे से समझो इस चीज़ को, कि पहला चीज़ है आईएमएफ, ठीक है, ब्रिटेन वुड में दो इंस्टीट्यूट बनाया गया, एक है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो आईएमएफ का क्या काम था, आईएमएफ डील करता था कि जो एक्सटर्नल सरप्लस है, जितना कितना गुड्स आ रहा है, कितना गुड्स जा रहा है, क्या ट्रेड हो रहा है, उस ट्रेड को देखता था कि कहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो वहाँ का रेट गिर जाएगा, कहाँ कम प्रोडक्शन है तो वहाँ रेट ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ को मैनेज जो है आईएमएफ करता था। वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक किस चीज़ पे डील करता था, तो फाइनेंस पे, मतलब कि रिकंस्ट्रक्शन, कहीं पे आपको रोड बनाना है, कहीं पे रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो वर्ल्ड बैंक उस चीज़ को डील करता था। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है रिफर्स किसके रिफर्स में थे, किसके अंडर में थे, तो ब्रिटेन वुड्स, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूट में ही ये दोनों बने थे। तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ऑपरेटेड, कब से ऑपरेशन इसका काम शुरू हो गया, तो 1947 से। डिसीजन मेकिंग कंट्रोल किसके पास था, तो जो भी हाई इंडस्ट्रियल पावर कंट्री थे जैसे वेस्टर्न में यूएसए, इसके पास इसका कंट्रोल था। तो यूएसए के पास वीटो राइट्स था। वीटो राइट्स क्या होता है कि ये की डिसीज़न होता है, कि अगर कोई डिसीज़न लेना हो तो जो यूएस बोलेगा तो उस डिसीज़न को वो लोग सब लोग मानेंगे, या सब लोग जो डिसीज़न को मान रहे हैं अगर यूएस उस चीज़ को मना कर दे तो वो डिसीज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके पास वीटो पावर राइट्स था। बेस्ड ऑन द फिक्स्ड एक्सचेंज, तो ब्रिटेन वुड सिस्टम्स वाज, वो बेस्ड थे, ब्रिटेन वुड सिस्टम किस चीज़ पे बेस्ड थे, तो फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट पे। देखो अगर किसी को पैसा दे रहे हैं, जैसे मेरे कंट्री में रुपीज़ चल रहा है और हम चले गए यूएसए, तो वहाँ तो रुपीज़ चलेगा नहीं, वहाँ तो डॉलर चलेगा। तो इस रुपीज़ और इस डॉलर, वहाँ अगर रुपीज़ लेके गए तो वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे डॉलर लेके आए तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं होगा। इसके वैल्यू को बनाने के लिए कि अगर हम रुपीज़ यहाँ लेके जाएँ तो उसको डॉलर में एक्सचेंज कर दें, या डॉलर को यहाँ लेके आएँ उसको चेंज कर दें रुपीज़ में, तो इसके लिए उन्होंने एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बनाया। करेंसी को कैसे, करेंसी के रेट को हम लोग एक्सचेंज करेंगे, तो वो उसमें डॉलर जो है, डॉलर को स्टैंडर्ड फिक्स्ड प्राइस रखा गया कि $35 पर ओंस गोल्ड होगा, ये फिक्स्ड कर दिया गया। देखिए जितना भी ट्रेड होता है इंडिया में या दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है या तेल का ख़रीद इंटरनेशनली बिजनेस होता है, सब डॉलर में होता है, क्योंकि उसी टाइम डॉलर को इंटरनेशनल यूनिट मान लिया गया था, करेंसी मान लिया गया था, और $1 के दाम को फिक्स कर दिया गया था कि ये गोल्ड के कितने ओंस के बराबर है, तो $35 जो है एक ओंस ऑफ गोल्ड के बराबर होगा। तो अदर कंट्री वे आर लिंक्ड टू डॉलर फिक्स रेट, और अदर कंट्री को डॉलर से कनेक्ट कर दिया गया था। लेकिन अभी देखिएगा तो ये डॉलर फिक्स्ड नहीं होता, अभी जो है डॉलर का दाम घटता बढ़ता रहता है। पहले था फिक्स, लेकिन अभी इतना ज़्यादा इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी भी आ गया बीच में कि डॉलर का दाम फिक्स नहीं रहता। अब आप डेवलप कंट्री होते जाएंगे तो डॉलर का वैल्यू गिरता जाएगा, अगर आप अंडर डेवलप या कम, देखो जब ज़्यादा इकोनॉमी ख़राब होता है इंडिया का तो डॉलर का रेट बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब डॉलर का दाम फिक्स नहीं रहता। द अर्लियर पोस्ट वार ईयर, अब अर्लियर पोस्ट वार ईयर में क्या हुआ,
द ब्रिटेन वुड सिस्टम्स स्टार्टेड इन इकोनॉमिक्स ग्रोथ इन द वेस्टर्न कंट्रीज नेशन। अब ब्रिटेन वुड सिस्टम जब स्टार्ट हुआ था तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहे थे वेस्टर्न में, इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल नेशन में। जापान में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक स्टोरी है जापान को लेकर के कि आप जापान देखिएगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तब तो जापान फर्स्ट वर्ल्ड वार में उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ, जापान बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ और चाइना उना बहुत, पूरे एशिया पे जापान का कंट्रोल था। लेकिन जब इस पे एटम बम गिरा हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो ये जापान बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया। तो इसका अफसोस हुआ अमेरिका को। तो अमेरिका ने कहा कि तुम अपनी सेना मत रखो, हम तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। तो जापान में देखिएगा कि सेना बहुत कम होता है, उसके बॉर्डर पे कोई सेना नहीं रहता। अगर जापान पे कोई हमला करेगा या जापान पे कोई अटैक करेगा तो उसको कौन सपोर्ट करेगा, यूएस से सपोर्ट करेगा। ये इसका एग्रीमेंट है। तो जापान का जितना भी इकोनॉमिक था उसको तो अपने मिलिट्री में खर्च करना नहीं था, क्योंकि उसका सपोर्ट कौन, प्रोटेक्शन कौन कर रहा था, तो यूएसए कर रहा था। तो आज जापान ने क्या किया, अपना जितना भी इकोनॉमी है, जितना भी मनी है, सबको अपने ग्रोथ में लगा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से जापान बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा। अब यहाँ बिटवीन 1950 से लेकर के 1970 तक वर्ल्ड ट्रेड ग्रो एट एनुअली 8%। तो वर्ल्ड में जो ट्रेड ग्रो हुआ 8% के हिसाब से ग्रो होने लगा, मतलब बिजनेस होने लगा। और इंडस्ट्री जो है वो 5% से ग्रो होने लगी बहुत सारे कंट्री में। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये लास्ट रहेगा मेरा वीडियो, इसके बाद थैंक यू।